यास के अलर्ट को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। तूफान के दौरान 30 मई तक राहत सेवा देने के निर्देश। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का भी एनएमसीएच में होगा इलाज। ईएनटी विभाग में 25 बेड का वार्ड किया गया तैयार। कोरोना से बचाव को लेकर नीतीश सरकार की अच्छी पहल। मंगलवार से टीकाकरण की हुई शुरुआत। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण वैन जाएगा। कोरोना को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी मंत्रियों के साथ की बैठक में कैबिनेट ने दिया लॉकडाउन जारी रखने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की। बिहार में मौसम विभाग के द्वारा यास तूफान को लेकर जारी अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की और इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार में 27 से 30 मई के दौरान सुपर साइक्लोन यास के प्रभाव के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा, बचाव और सहायता पहुंचाने हेतु अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। और कोरोना के टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार की एक अच्छी पहल की है। बता दें कि अब आपको टीकाकरण के लिए अस्पताल नहीं जाना होगा, अब टीका आपके गांव में खुद पहुंच जाएगा। जी हां, सरकार ने इसके लिए एक बड़ी पहल की है। मंगलवार से टीका का शुभारंभ टीका एक्सप्रेस से किया गया। बता दें कि पटना के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टीका लेकर निकलने वाली टीका एक्सप्रेस 45 से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का काम करेगी। तो वहीं 18 साल के वैक्सीनेशन को भी लेकर मंगलवार को 36 सेंटर होंगे और सभी सेंटर के लिए टारगेट जारी किए गए हैं। 36 सेंटरों को मिलाकर कुल 13,400 के 18+ यानी 18 से अधिक के उम्र वाले लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में कोरोना की टेस्टिंग डोर टू डोर की जा रही है। ये तस्वीरें पटना के श्री कृष्णापुरी की है, जहां पर लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। आपको बता दें कि एक दिन में करीब 200 लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय पथ परिवहन मंत्री नितिन नवीन के द्वारा हर एक उनका जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र में प्रमंडल वाइज जांच का कार्य कराया जा रहा है और हम लोग को उसमें प्रतिनियुक्त किया गया है। मतलब हर जगह जहाँ उनके कार्यकर्ता लोग हैं, जहाँ डिमांड होता है उनके क्षेत्र से, वहाँ हम लोग जाकर कार्य करते हैं। बक्सर में विस्तारित लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी अमन समीर ने प्रेस वार्ता कर लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और मास्क, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त और सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। बिहार में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, अस्पतालों की पोल खुल रही है, वो भी तब जब मरीजों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री राम सूरत राय के विधानसभा क्षेत्र की हालत देखिए। कहीं भैंस का तबेला है तो कहीं झोपड़ी में स्वास्थ्य उपकेंद्र का बोर्ड टांग दिया गया है। और ऐसे में अब आप खुद सोचिए कि इस अस्पताल में क्या किसी इंसान का इलाज संभव है। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल का है और ये विधानसभा क्षेत्र भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय का है, जहां की हकीकत देखकर साफ पता चलता है कि मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के प्रति कितने गंभीर हैं। अस्पताल है यह औराई प्रखंड अंतर्गत महेशवाड़ा पंचायत के महेशवाड़ा गांव में है। 20 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण हुआ और 15 साल से, क्योंकि 3-4 साल इसको बनने में ही लगा और लगभग 15 सालों से यहाँ पर ना कोई डॉक्टर आया है, ना कोई एएनएम आई है। ऊपर में पेंट करके एएनएम वगैरह का नाम लिखा हुआ है, उस नंबर पे कॉल भी किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं लेता है। कारण यह हुआ कि 15 साल से कोई नहीं आया है तो यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है। गाय बांधा हुआ है, अंदर में गाय का खटाल बना हुआ है, वो ओपला रखा हुआ है जिसको गोबर का गांव में चिपरी बोलते हैं।
प्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर लॉकडाउन जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी लखीसराय में लोग कोरोना संक्रमण से बेखबर है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल लखीसराय मुख्यालय के साथ ही बाजार, कस्बों, टोलों और मोहल्लों में लोग नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो वहीं बाजारों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलने वाले बाजारों में भारी भीड़ लग रही है, जबकि प्रशासन मानो मूक दर्शक बना हुआ है। कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा, ना मास्क लगा रहा है। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। कोरोना का किसी को डर ही नहीं है कि क्या है कोरोना। प्रशासन तो कभी कभी आता है, प्रशासन जल्दी से ध्यान नहीं दे रहा है। सब प्रशासन का लापरवाही है, सरकार कुछ करती नहीं है इस पर। बिना मास्क के लोग कितना लोग घूर रहा है, प्रशासन लोग कुछ करता ही नहीं है। ठीक। पटना सिटी के एनएमसीएच कॉलेज अस्पताल में कोविड के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का भी इलाज चलेगा। एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि ब्लैक फंगस से अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीमारी का पूरा इलाज है और आसानी से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। फिलहाल 25 बेड का ये वार्ड ईएनटी विभाग में बनाया गया है। फिलहाल ब्लैक फंगस का जो लक्षण है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो इलाज जारी है और एक मरीज एनएमसीएच में उसका इलाज भी जारी है। ऐसे में यदि हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस से ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा। तो बता दें कि पटना सिटी की एनएमसीएच में अब ब्लैक फंगस का इलाज होगा। जी हां, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के साथ ही अब ब्लैक फंगस का इलाज नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 25 बेड का वार्ड भी ईएनटी विभाग में बना दिया गया है और इसको लेकर जो एनएमसीएच के अधीक्षक है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उन्होंने भी कहा है कि ब्लैक फंगस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लैक फंगस का इलाज है और इससे मरीज को ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि एनएमसीएच अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित एक मरीज का इलाज जारी है और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस मरीज को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। तो ब्लैक फंगस जिसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है। तो हमारे यहाँ भी उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने बेड सुरक्षित कर लिया है। एनएमसीएच के ईएनटी विभाग में 25 बेड हमारे सुरक्षित हैं और अभी आज के तारीख में हमारे यहाँ एक मरीज है ब्लैक फंगस का, जिसका इलाज हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए जो आवश्यक दवाई है, जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, वो प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है और उससे हमारे चिकित्सक जो है इलाज कर रहे हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस ने भागलपुर में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है और इस संक्रमण के कारण भागलपुर में मौत का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है। तो वहीं इस बीमारी से बचाव को लेकर दवा की किल्लत भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को इसकी दवा की उपलब्धता को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। डीएम के आदेश के बाद ड्रग विभाग के द्वारा लगातार दवा की दुकानों में दवा की उपलब्धता को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और गड़बड़ी मिलने पर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और अब बात करेंगे अन्य खबरों की। बता दें कि गया जिला अंतर्गत बोध गया से आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद विधायक थोड़े डरे हुए हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की हत्या की गई है और ठीक उसी तरह उन्हें भी जान से मारने की साजिश रची जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट जाने की बात कही। उसी के शिकार मैं हूं, दलित घर में जन्म लिया हूं। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हमें फंसाने की साजिश रच रहे हैं, हमारी हत्या की साजिश रचना चाहते हैं। आज तक हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा इस तरह की कोई नहीं, मेरा ही नहीं पूरे परिवार में इस तरह की कोई घटना नहीं। और देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर जमकर
निशाना साधा है, जिसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, लेकिन सरकार बताए कि बिहार में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए क्यों है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार इस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। रसोई गैस तो पहले ही दबाव बना चुका है किचन पर, कड़वा तेल 200 रुपये किलो। अब अंत में अब देखिए क्या हाल हो गया कि डीजल जो है 90 रुपये लीटर हो गया, 100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं पेट्रोल के लिए। देश कहां जा रहा है? अंधभक्तों को अभी पता नहीं चल रहा है कि देश में आम आवाम, गरीब गुरबा, बीपीएल परिवार जिनको 2 जून की रोटी पर संकट होता है, उनके चूल्हे पर क्या स्थिति पड़ेगी, उनके रसोई पर क्या स्थिति। और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी पटना में जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथों में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करे। तो बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से राजधानी पटना में जाप कार्यकर्ताओं ने हाथों में हथकड़ी पहनकर आज प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। इस तरह से हमारे नेता को सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार किया गया और हमारे नेता ने जिस तरह से लोगों को मदद की इस दूसरी लहर में अपने जान की परवाह न करते हुए, आज पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश का ये मुद्दा बन गया है कि पप्पू यादव जी को रिहा करो। और पूरा बिहार एकजुट है और हम लोग ये कड़ी हथकड़ी के माध्यम से एक प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी आवाज पहुंचे। और राजधानी पटना में नगर निगम की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बैठक की गई और इस मौके पर विभाग के सचिव आनंद किशोर समेत नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ पटना की मेयर सीता साहू भी मौजूद रहीं। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी तो कचरा प्रबंधन पर विशेष चर्चा भी की गई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत जो दरें निर्धारित हैं उन दरों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बहुत जो दुकानें लॉकडाउन के चलते बंद रहती हैं उनसे हम लोग प्रति माह का जो राशि लेते हैं उसको छूट देने का आज स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय किया है कि अगर कोई प्रतिष्ठान बंद है तो उससे राशि नहीं ली जाएगी। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी 3 टंगा का निवासी एक युवक ने गोपालपुर के थानाध्यक्ष भारत भूषण के विरुद्ध थाने पर ले जाकर जबरदस्त पिटाई करने का आरोप लगाया है। बता दें कि नवगछिया के अनुसूचित जाति जनजाति में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पीड़ित का कहना है कि थाने में कोई नहीं था, इसलिए उसे बेरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं मामले को लेकर युवक ने कहा कि थानाध्यक्ष पंचायत में जब्त शराब की गाड़ी के मालिक से 1 लाख रुपए दिलवाने की मांग कर रहे थे, जबकि मैं किसी को नहीं जानता हूं। इसमें दारू था, इसमें बेबुनियाद नाम दूसरे का था। हमको पकड़ के लाया तो पूछताछ के दौरान मारना पीटना शुरू कर दिया। 11 बजे क्या कह के थाना लाया गया? ऐसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। मारपीट कैसे हुआ? बस लाया, वही पूछ रहा था किसका गाड़ी है। ये लाठी से मारा है, बेत से मारा है पूरा। लखीसराय के सिंगारपुर गांव के नजदीक पेट्रोल पंप के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी समेत आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। घायलों का आरोप है कि ऑटो चालक नशे में था। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। भागलपुर के वार्ड नंबर 26 के झोपड़पट्टी में विशाल तार का पेड़ गिरने से 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। बताते चले कि झोपड़ी के पास कई ऐसे पेड़ हैं जिनका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं होने के कारण ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और इससे आम जनों को काफी क्षति पहुंच सकती है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। घटना के बाद भी ना तो वार्ड पार्षद आए और ना ही प्रशासन झांकने तक आया। तार का विशाल पेड़ गिर जाने से इस पूरे क्षेत्र की बिजली भी बाधित हो गई है।
हम लोग तो रात में थे नहीं, हम लोग मजदूरी आदमी हैं, ऑटो चलाते हैं सर। तो सुबह बारिश पड़ा और जाके गाज जो है तार का गिर गया, उसी में जो है दोनों का यठी हो गया। वो मेरा एक पत्नी है और दूसरी वाला जो है पड़ोसी है, अगल बगल का पड़ोसी है। नालंदा में एक दर्दनाक घटना घटी। जिस घर से बहन की डोली लेकर भाई निकला था, उसी घर में वापस बहन की अर्थी लेकर लौटा। शादी के अगले दिन ही विदा होकर ससुराल आई दुल्हन की दरवाजे पर ही मौत हो गई। मामला सोसराय थाना क्षेत्र का है। लड़के की मां ने बताया कि उनके पुत्र की शादी नवादा के गोला रोड निवासी गोपाल पंडित की पुत्री के साथ हुई थी। जब विदाई होकर दूल्हा दुल्हन घर लौटे तो घर के दरवाजे पर ही लड़की कांपने लगी, जिसके बाद उसे तुरंत पानी दिया गया। आनन फानन में उसे बिहार शरीफ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की का भाई अपनी बहन के मृत शरीर को लेकर वापस नवादा चला गया। कल बारात हमारे बेटा के शादी हले नवादा गोला रोड बारात गए हल और शादी ब्याह होले और ओकर बाद में सब यहाँ आज सुबह विदा कर गए, एकदम सुबह विदा करके लेके और ओकर बाद लेके तो हम गाल से के लगलिए तो लड़की थरवसाए लगली इसे। तो पूछलिए ओकर भाई से, भाई भी साथ में हले, तो पूछलिए तो कल के कि 2 दिन से खाना नहीं खेल के इसे कमजोरी है। और ओकर बाद उतरालिए, उतारते उतारते लड़की थरवसा के गिरे लगले, बेहोश टाइप के हो गए। तो कर भाई हम सब मिलके लेडीज उठैलिए और उठा के पकड़ के ले लिए, तुरंत सदर अस्पताल ले गए सभी। सदर अस्पताल जेते वहाँ जा सदर अस्पताल में ले गए तो प्राण वहाँ खत्म हो गए। डॉक्टर कहते कि नहीं, इसका अब नहीं लड़की है। नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति और रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अनुसार लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए। बैठक में अधिकतर कैबिनेट मंत्रियों ने लॉकडाउन को बरकरार रखने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण जो है खत्म नहीं हुआ, तो अगर छूट एकाध दे दी जाएगी फिर से, तो फिर उसी तरह से भीड़ आ जाएगी और लोग बाग जो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन नहीं कर पाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते, मास्क नहीं लगाते, साफ सफाई नहीं रखते, तो फिर बढ़ने का चांस हो जाता है। जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, अगर हमको है तो और लोगों को हमारे साथ जो रहेंगे सटके रहेंगे उनको हो जाएगा। इसीलिए राय हम लोग की थी, हमारे पार्टी की राय खास करके हमने सभी एमएलए से, अधिकतर पीसीसी प्रेसिडेंट से बात किया और लोगों से, दूसरे पार्टी के लोगों से बात किया, उनकी भी सबकी राय है कि इसको बढ़ाया जाए। बंगाल की खाड़ी में बने यास चक्रवर्ती तूफान 23 मई को और मजबूत होकर सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। झारखंड के दक्षिणी इलाके पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां इलाके में भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी। वहीं 26 मई को संथाल इलाके को छोड़कर राज्य के करीब 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है और इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई को इसी तरह हालात रहेंगे और 28 मई से बारिश से थोड़ी निजात मिल सकती है। 25 तारीख को झारखंड पे लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। साथ साथ में कुछ एक इलाके हैं जो दक्षिण पूर्वी झारखंड के, जहां पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। 26 तारीख में झारखंड में कुछ इलाकों में वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, कुछ इलाकों में हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा और लगभग सभी इलाकों में आपको अच्छी खासी बारिश 26 तारीख को देखने को मिलेगी। यही हाल 27 तारीख में भी झारखंड में रहने की संभावना है। 28 तारीख को जो बारिश है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी और 28 शाम से जो स्थिति है उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। भारी बारिश के समय जो है आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यास तूफान को लेकर झारखंड को मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और झारखंड से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को भी
26 मई तक रद्द कर दिया गया है। देवघर के विभिन्न चौक चौराहे पर एनडीआरएफ की टीम आने वाले तूफान याद से ये टीम नगर वासियों को अनाउंस कर और मॉक ड्रिल करके जागरूक कर रही है। ये 9 बटालियन टीम पटना से पहुंची है। साथ ही एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ हेडक्वार्टर की ओर से 9 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है। देवघर को लेते हुए आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 26/5/21 से लेकर दिनांक 28/5/21 तक मौसम विभाग द्वारा याद साइक्लोन की खतरा के चपेट में देवघर जिला को अलर्ट घोषित किया जाता है। और हमारी एक टीम देवघर में तैनात की गई है। डीसी देवघर की रिक्विजिशन पर हमारे हेडक्वार्टर द्वारा यहाँ पर एक यस साइक्लोन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर किसी भी अनवांटेड घटना के लिए यहाँ पर एक टीम डिप्लॉय की गई है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो हमारी टीम है एनडीआरएफ टीम वो वेल इक्विप्ड है। यहाँ पर उसके पास हर तरह के हथियार है। जैसे कोई फ्लैश फ्लड आ गया तो उसके लिए हमारे पास बोट, ओबीएम वगैरह और लाइफ जैकेट वगैरह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरायकेला के कुकरू प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्य, प्रधानमंत्री आवास, तालाब निर्माण, दीदी बाड़ी योजना, कोरोना संक्रमण और यास तूफान को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो ने समीक्षा बैठक कर सभी कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। हम लोगों ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, कोविड एवं जो आपका तूफान आ रहा है उस चारों से संबंधित हम लोगों ने बातचीत किया और मनरेगा में ये गाइडलाइन दिया गया कि भाई जो भी काम है मनरेगा का जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है सरकार द्वारा, उसके अनुसार काम हो। कुआं जितना लिया हुआ है सारा कंप्लीट हो जाए समय के अनुसार, क्योंकि बारिश होने वाली है, कुआं धंस सकता है। उसी तरह से बाकी जो भी योजनाएं हैं, चाहे तालाब हो चाहे दीदी बाड़ी हो, उसका काम ठीक ढंग से हो। और गुमला के एसपी हरदीप पी जनार्दन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोहरदगा से सटे बॉर्डर इलाके के गमरिया चेक नाका पर अचानक जांच करने पहुंचे और उस दौरान पहले से वाहन जांच में लगे अधिकारियों से मुलाकात कर चेक नाका के संदर्भ में जानकारी हासिल की। वहीं कई लोगों से जुर्माना भी वसूला। तो बता दें कि लगातार लॉकडाउन को लेकर झारखंड की बात करें तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी है और इसको लेकर प्रशासन की सख्ती भी लगातार देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में गुमला एसपी अचानक चेक नाका पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और वाहन चेकिंग का निरीक्षण किया। घाघरा में हमारा जो लोहरदगा बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट है उसका चेक करने के लिए आए। यहाँ डीटीओ सर और एसडीपीओ साहब के माध्यम से चेकिंग किया जा रहा है। जो आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसके ऊपर फाइन लगा रहा है। अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ता से हमारा लॉकडाउन थोड़ा सख्ती से पालन कर रहा है। उसका रिजल्ट भी देखने के लिए हमको मिला है। हमारा जो कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा था धीरे धीरे कम हो गया है। अब इसको और कम करने के लिए हम लोगों को और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पब्लिक को भी जागरूक होने की जरूरत है। कोयला माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बाघमारा के सोनाडी थाना क्षेत्र में बंद बीसीसीएल खदान में बीसीसीएल के बंद कोयला खदान में अवैध कोयला का कारोबार चल रहा था। बंगाल से लाए मजदूरों से यहां अवैध उत्खनन कराया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 300 बोरा कोयला जब्त किया और मौके से 15 मजदूरों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं मुख्य धंधेबाज फरार होने में सफल रहा। माइक का काम हो रहा था। कौन लाया था आप लोग को? संजय यादव। और 10 रुपया बोरी हम लोग को देता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो कुमरी बस्ती 15 आदमी थे। सभी लोग को पुलिस पकड़े हैं। हाँ पकड़े हैं। और देवघर पुलिस ने जिले में हुए 5 लूटकांड समेत एक गोलीबारी कांड का खुलासा किया है और इस मामलों में शामिल 4 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि लूटकांड का सरगना हमीद अंसारी उर्फ प्रधान अपने दर्जन भर साथियों के साथ अभी पुलिस की गिरफ्त से पकड़ से बाहर है, जिसकी जानकारी देते हुए देवघर एसपी अश्विनी सिन्हा ने बताया कि 22 अप्रैल को मधुपुर के चांदमारी में कई लूटकांड को अंजाम दिया गया था और इससे पहले भी ये शातिर अपराधी कई लूटकांड को अंजाम दे चुके हैं।
और गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से करीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर बसे कुही 5 बरवा टोली में ग्रामीणों ने 2 नाबालिग को चोरी के आरोप में पकड़ा, जिसके बाद दोनों को रस्सी में बांधकर घंटों रखा। वहीं पकड़े गए दोनों नाबालिग पड़ोसी गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं और इधर पकड़े गए बच्चों को बाद में ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।